ओके जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ओके, अब हम अपने मॉक टेस्ट को स्टार्ट करें। फर्स्ट मॉक टेस्ट है और इसके बाद अभी मैंने आपको दो और मॉक टेस्ट भी जो है वो सेंड किए हैं। वो भी आप अपने तौर पर जो है उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और फर्दर जब भी हमें टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूंगा कि उन मॉक टेस्ट को भी हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मॉक टेस्ट है जो मैंने आपको पहले सेंड किया था, ठीक है, जिस पे लिखा है मॉक टेस्ट नंबर 1, वो वाला ओपन कर लें आप। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस मॉक टेस्ट के अंदर याद रखिएगा वो वाले क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए थे। मॉक टेस्ट 1 के अंदर सारे वो वाले क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और नॉर्मली ये होता है, जो ये एमसीक्यू टेस्ट होते हैं ना, ये बार बार वही आते हैं, रिपीट होते हैं। मतलब आज एक स्टूडेंट के पास एक टेस्ट है तो दूसरे के पास दूसरा है, तीसरे के पास तीसरा है, तो नेक्स्ट सेशन में भी यही टेस्ट रिपीट होते हैं। मतलब ये नहीं होता कि हर सेशन में जो है नए टेस्ट बन रहे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एमसीक्यू इतनी आसानी से नहीं बनते। तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो हमें किसी ना किसी वे में स्टूडेंट्स ने जो है हमें आउटपुट देकर जो है मुझे ये जो है डिफाइन किए हुए हैं कि हमारे फर्स्ट सेशन में जो है मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, उनको हमने बैठ के फिर लिखा। मतलब इस मॉक टेस्ट पे बहुत मेहनत हुई है। उन क्वेश्चन से हमने स्टूडेंट से पूछा, फीडबैक लिया, उनसे स्टूडेंट से क्वेश्चन लेकर हमने उसको लिखा बैठ के, उनके ऑप्शन को लिखा, उनको सॉल्व किया और उनके एक्यूरेट आंसर को डिफाइन किया। तो इस पे बहुत मेहनत हुई है। इंशाल्लाह जो है इसमें आपका बहुत फायदा भी होगा। और आई थिंक ये जब आप पूरा मॉक टेस्ट कर लेंगे ना, और जब आप इंशाल्लाह एग्जाम में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वो वाले क्वेश्चन जो सर ने करवाए थे। जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं सेशन। तो आपको आपके जो टेस्ट के क्वेश्चन है ना, वो इसी के अंदर ही कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको नजर आ जाएगा। तो इस पे बहुत ज्यादा आपने जो है वो ध्यान देना है, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। मतलब मैं सॉल्व तो कर दूंगा, आपकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी आपके पास, आपकी स्लाइड्स भी आ जाएंगी आपके पास, बट एक दफा आप बैठ के, एटलीस्ट एक दफा बैठ के आप खुद इसको जबानी सॉल्व कीजिए, फिर आपको आइडिया होगा कि आप इसमें किस लेवल तक। तो अभी तो मैं करवा रहा हूँ आपको, इसको देखिएगा, समझिएगा। अच्छा, मैंने इस टेस्ट के ना कुछ स्लाइड्स आपको, कुछ पुरानी मेरे पास पड़ी थी, वो मैंने आपको सेंड कर दी है। ठीक है, तो उसमें भी इन क्वेश्चन का सोल्यूशन है, वो भी देख लीजिएगा अगर जरूरत पड़े तो। वैसे तो हम नई स्लाइड्स बना ही दें, तो वो भी होंगी आपके पास। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। तो फंक्शन आपके पास क्या है, ये आपका मॉक टेस्ट 1 हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक वाई फंक्शन दिया हुआ है 1/4x³ + 2x + 5, और इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्यूट करना। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्यूट करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे, ऊपर आके इसकी पावर हो जाएगी -1। अब आप इस पे पावर रूल का अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला, पावर को नीचे उतारें, पावर में से 1 माइनस करें और डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट के ऊपर। ये हमारे पास पावर रूल का फॉर्मूला होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं। यस, -1 वैसे आ गया, 4x³ + 2x + 5, इसकी पावर -2 हो गई। 4x के ऊपर डेरिवेटिव क्या होता है, 12, 4 3 12 हो गया, 12x का स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, 5 कांस्टेंट है, 0 हो गया। ये माइनस, ये अपॉन में आ जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी +2। अब ये ऑप्शन देख लें आप, ऑप्शन बी, ठीक है, इसका बन रहा है ऑप्शन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू -1 इफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 और उसकी होल की पावर है 1/2। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, y दिया हुआ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 और इसकी पावर 1/2 है। 1/2 का मतलब आपको पता है स्क्वायर रूट होते हैं। और वो कह रहे हैं कि y की वैल्यू कंप्यूट करें एट x इज इक्वल टू -1। तो ये आप खुद कर लेंगे, माइनस यहाँ पे पुट कर दें, इसको सॉल्व कर लें, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर लेंगे। 3 देखें, a class interval with size of a class in frequency distribution is 4 with 15 as its class mark, then what is the lower class limit of that class? तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्लास इंटरवल है जिसको हम साइज ऑफ क्लास भी कहते हैं, वो दिया हुआ है 4, मतलब h साइज ऑफ क्लास ये with 15 as its class mark। 15 उसका क्लास मार्क है, मतलब क्लास मार्क को हम x के साथ लिखते हैं, ये क्लास मार्क। Then what is the lower class limit? हमने लोअर क्लास लिमिट हम, एक चीज याद रखिएगा, एक होता है LCB लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री, और एक होता है LCL लोअर क्लास लिमिट। उसने लोअर क्लास लिमिट पूछी है, उसने लोअर क्लास बाउंड्री नहीं पूछी। ठीक है, ये उसने नहीं पूछा, इसको कंप्यूट। अच्छा, मिड मिड वैल्यू है 15, एक डेटा है, जैसे ये क्लास मार्क दिए में, ये 15 उसका मिड पॉइंट। हमने इस क्लास का साइज डिफाइन कर दिया 4। ठीक है, हमने इस क्लास का लोअर पॉइंट निकाला, इस क्लास का जो साइज है वो 4 है। तो मैंने आपको बताया था 4 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये 2 इसमें ऐड करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब ऐड करेंगे ये बन जाएगा 15 प्लस 2, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये बन जाएगा 15 माइनस 2। ठीक है, ये बन जाएगा 17 और ये बन जाएगा 13। और इसी तरह से जब हम नेक्स्ट क्लास के ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये बनेगा 17 से 20। तो ये बनेगी क्लास बाउंड्रीज। तो इसका मतलब है ये LCB है, ये LCL नहीं है। अब इसको LCL करने के लिए क्या करेंगे, अब लोअर में हम क्या करते हैं, जब हम क्लास लिमिट डिफाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोअर पॉइंट उठाते हैं, लोअर पॉइंट फिर इसमें h को ऐड करते हैं। अब आप देखें इसमें h कितना आ रहा है, 17 माइनस 13, ये 4 आ रहा है। इसमें से 0.5 को माइनस करते हैं और इसमें 0.5 ऐड करते हैं। क्लास बाउंड्रीज बनाते ये करते हैं ना, इसमें से 0.5 माइनस करते हैं, इसमें 0.5 ऐड करते हैं, तब हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बनती हैं। अब ये क्लास बाउंड्रीज बनी है, अब हम वापस जा रहे हैं क्लास लिमिट की तरफ। इसमें से हम 0.5 माइनस करते थे, अब इसमें 0.5 को आप ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते थे, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट 16.5 16.5 13 3 H4 आ रहा है 17 13। ठीक है, उसने LCB पूछा है, LCM नहीं पूछा, LCL नहीं आ रहा इसका, उसमें H4 नहीं आ रहा, तो उसमें H3 बन जाते हैं।
तो उसने एलसी इस क्वेश्चन में ना मिस्टेक हुई, जैसे मैंने बताया ना ये क्वेश्चन में वो वाले क्वेश्चन है जो जिसके बारे में हमें स्टूडेंट ने फीडबैक दिया था कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, इस टाइप का। तो यहाँ पे एलसीबी होगा, एलसीएम नहीं होगा, ठीक है। ये एलसीबी, इसमें हमारा ये 13 आ गया। 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो 13 हमारा ऑप्शन सी हो गया। क्योंकि अगर हम एलसीएम निकालते हैं ना, उसका एलसीएल लोअर क्लास लिमिट निकालते हैं, उसमें एच हमारा 3 हो जाता है। तो अगर एच 4 है तो फिर ये आंसर होगा 13। हाँ, अगर एच 3 है तो फिर जाहिर बात है, फिर वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो अगर ये 4 है ना तो फिर यहाँ पे 13 आएगा आंसर। तो 13 ऑप्शन को टिक कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। 4 देखिए, a woman had rupees 3.75 in her purse. If she has 50 paisas and 25 paisas coin in her purse, find the total number of coins in her purse if coins of 25 paisa are one third of the total number of the total amount in her purse. बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से क्या कहा गया है कि एक वुमेन के पर्स में जो है, जो टोटल अमाउंट है वो है 3.75 रुपीज। ये टोटल अमाउंट उसके पर्स में। अच्छा, उसके पर्स में दो किस्म के कॉइन हैं। एक उसके पर्स में 50 पैसा कॉइन है और एक कॉइन है 25 पैसा का। दो कॉइन है उसके पर्स के अंदर। अब दो कॉइन की जो टोटल मालियत है वो 3.75। अच्छा, अब वो कॉइन कितने कितने हैं, वो कॉइन कितने कितने हैं। अब उसने कहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन हर पर्स। वो कॉइन्स की तादाद आपने खुद बतानी है, उन कॉइन्स की तादाद उसके पर्स में कितनी है। अब उसने कंडीशन बता दी है कि अगर 25 पैसा से कॉइन वन थर्ड है टोटल अमाउंट ऑफ हर पर्स। ये उसने कंडीशन बता दी है। अब आपसे पूछा है कि उसके पर्स में टोटल कॉइन्स कितने। तो हम लेट कर लेते हैं 50 पैसा कॉइन और 25 पैसा कॉइन। इसको हम अगर मैं इस क्वेश्चन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये साइमल्टेनियसली इक्वेशन बन रही है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर हम जो है अपने जो है वो इक्वेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे और उसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा वो एक्स लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा उसको हम वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है। टोटल अमाउंट कितना है 3.75। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4। पहले तो हम लेट कर लेते हैं एक्स द नंबर्स ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। जो 50 पैसा के कॉइन्स हैं उनको हम उनके नंबर ऑफ कॉइन्स को एक्स कह देते हैं और वाई को हम कहते हैं द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा। इनके कॉइन्स को हम 25 कहते हैं। ठीक है, दो किस्म के कॉइन है ना। एक को हम लेट कर लेते हैं कि इसके जितने भी कॉइन्स हैं वो एक्स हैं, इसके जितने भी कॉइन है वो वाई है। तो दोनों का सम क्या होगा, दोनों कॉइन्स का सम कितना होगा 3.75। टोटल अमाउंट उसके पास में इतना ही है ना। अब ये अमाउंट कुछ कॉइन्स इसके हैं कुछ कॉइन्स इसके हैं, तो उन कॉइन को जब सम करेंगे वो ये अमाउंट बनेगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अच्छा, सेकंड इक्वेशन में क्या कहा उसने कि if coins of 25 पैसास are 25 पैसास को हमने क्या कहा है
y. Y is equal to 1/3 of total amount. मतलब कह रहे हैं 25 पैसा के जो कॉइन है वो इसके इक्वल। तो यहाँ से y पे निकाल लें आप। तो ये कितना आ जाएगा 3.75 डिवाइड बाय 3 1.25। इसका क्या मतलब हुआ कि उसके पर्स में जो 25 पैसा की टोटल अमाउंट है वो ये। तो x क्या हो 3.75 माइनस 1.25। याद रखिएगा ये हमारा आंसर नहीं है, ये अभी हमने कंप्यूट किया है उसके पर्स में 25 पैसा की जो टोटल अमाउंट है वो ये, और बाकी जो अमाउंट मतलब 3.75 रुपीज उसके पर्स में है उसमें से इतनी अमाउंट 25 पैसा की है, इतनी अमाउंट 50 पैसा की है। अब इसके कितने कॉइन्स होंगे और इसके कितने कॉइन्स होंगे, क्योंकि उसने टोटल कॉइन पूछे हैं, उसने अमाउंट नहीं पूछी। तो इसके टोटल कॉइन्स कितने होंगे, हम आप इसकी अमाउंट को जो है इसके कॉइन्स से डिवाइड कर देते हैं, ये इसके नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। और 50 पैसा से कॉइन कितने हैं, अब हम इसकी अमाउंट को 50 से डिवाइड कर देते हैं, ये 50 पैसा के कॉइन्स की तादाद आ जाएगी। तो 1.25 को डिवाइड कर दें 25 पैसा से, ये आपका बन गए 0.05 पॉइंट्स। और 2.5 को हम 50 पैसा से डिवाइड कर देते हैं, नहीं पहले इसको 100 पे तो वो करें ना कन्वर्ट, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, ये पैसास बन गए। अब इसको 25 से डिवाइड करें, इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करें, ये पैसास बन गए। अब इसको 50 पैसा से डिवाइड करें, ये तो रुपीज है ना, ये रुपीज है, इनको पैसास में शिफ्ट करें, ये रुपीज दिया हुआ है, ठीक है, ये रुपीज है, इनको पहले पैसास बना लें। अब आप इसको 25 पे डिवाइड करें, 1.25 इंटू 100 डिवाइड बाय 25। इसके 5 कॉइन्स होंगे और 2.5 इंटू 100 और डिवाइड बाय 50। इसके कॉइन्स होंगे 5। तो टोटल कॉइन्स कितने, 5। ये आंसर उसने पूछा टोटल कॉइन्स। तो अमाउंट रुपीज में थी और 1 रुपए में 100 पैसा होते हैं, तो पहले आप रुपीज को पैसा में कन्वर्ट करें और फिर इसको 25 से डिवाइड करें, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर इज 10 पॉइंट्स, ऑप्शन ए होगा। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, ठीक है। अगर किसी डिफरेंट स्टूडेंट के डिजाइन में कोई डिफरेंट टेक्निक्स आ रही है इसको सॉल्व करने की, तो वो सॉल्व करके देख ले, इसका आंसर देख ले, अगर 10 पॉइंट्स आ रहे हैं तो एज इट इज उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन बना के किया है, तो बगैर इक्वेशन के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, to compute the unweighted price index number by using average of aggregate method. The final step we compute after summation Pn divided by summation P naught. इसके बाद हम क्या काम करते हैं, समीशन Pn डिवाइड बाय समीशन P नॉट करने के बाद फार्मूले में, इस फार्मूले में हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इसका एवरेज कंप्यूट करते हैं एम के फार्मूले से, हम इसका एवरेज कंप्यूट करते हैं मीडियन के फार्मूले से, हम इसका एवरेज कंप्यूट करते हैं जीएम के फार्मूले से।
सारे काम हम नहीं करते क्योंकि एग्रीगेट मेथड के अंदर हम समेशन पी एन अपॉन समेशन पी नॉट को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन हो गया नन। क्वेश्चन नंबर 5, ये एग्रीगेट इंडेक्स नंबर का फार्मूला होता है, ठीक है। उसने कहा है कि ये काम करने के बाद हम फाइनल स्टेप क्या करते हैं, इसका आंसर निकालने के बाद हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नन को टिक करेंगे, ऑप्शन डी, क्योंकि 100 कहीं लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखें, to compute the unweighted price index number by using average of relative method, the final step will compute after Pn upon P naught into 100। हम वहां पे मॉड यूज नहीं करते, हम वहां पे जो है वो एवरेज बाय यूजिंग मीडियन, एवरेज बाय यूजिंग एम, जीएम और मीडियन एंड सी ऑप्शन हो गया। एम भी यूज करते हैं, मीडियन भी यूज करते हैं और जीएम को भी यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी, द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर nx होल स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर x। हमने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्यूट किया। ओके, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है और उसने कहा है कि ये कंप्यूट कर। नो डाउट इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव होता है, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव कंप्यूट करना। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एक डेरिवेटिव लिया हुआ है। अब हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो जब हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो हम इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे, एक लिया हुआ है। ये नहीं है कि ये फंक्शन है और दे देना इसका 2 दफा डेरिवेटिव निकाल दिया। देख कर ध्यान से कि आपके पास दिया हुआ क्या है। अगर ये y दिया हुआ है तो फिर तो हमने इसका 2 दफा डेरिवेटिव निकालना है, और अगर ये पहले ही डेरिवेटिव के इक्वल है मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, अब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका एक और डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हम इस फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर करते हैं, पावर को पहले ओपन करते हैं, इसका अब आप डेरिवेटिव में ए की पावर ऐसे आ जाएगी और इसकी पावर का लेंगे डेरिवेटिव ई एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एन स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो ये आ गया 2n स्क्वायर एक्स की पावर n एक्स। ये है इसका सेकंड ऑप्शन, देख लें 2n स्क्वायर एक्स, 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। नन को टिक करेंगे, 8 का नन, सॉरी 7 है ना, 7 का भी नन ऑप्शन में गिवन नहीं आंसर, ठीक है। नन को टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 if y is equal to e and x का होल स्क्वायर then what is the value of second order derivative of y। अब वो कह रहा है कि इस फंक्शन का आपने 2 दफा डेरिवेटिव कंप्यूट करना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है, दोनों में डिफरेंस देखिए। अब वो आपसे ये कह रहा है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अब आप ये खुद कर लेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये एक तो मैंने निकाल दिया डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर आ गया। अब इसको ऊपर दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, कर लेंगे इसको।
9 देखें, अब देखें 7, 8, 9 ये 3 क्वेश्चन है, और जो हमें स्टूडेंट ने फीडबैक दिया था उन तीनों के पास ये अलग अलग क्वेश्चन आए थे। 7 किसी एक के पास आया था, 8 किसी एक के पास आया था, 9 किसी एक के पास। देखिए 9 में से क्या कहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स इफ वाई इज इक्वल टू ई एन एक्स होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पूछिए। तो आपने 8 के अंदर ये कंप्यूट कर लिया, इसकी वैल्यू निकाली आपने, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो y दिया हुआ है, इसका 2 दफा डेरिवेटिव निकालें और जो भी आंसर आता है उस आंसर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो 7, 8, 9 ये 3 क्वेश्चन हो गया। 10 देखें जी, a class interval of a class in a frequency distribution 4 with 15 as its class mark, then what is the lower class boundary of this class? if you question दोबारा repeat हो गया, ठीक है, अब पहले कर चुके हैं इसको। 11 देखें, in a statistical data consists of 90 observed point, then what is the range of data if the size of each class is 10? 10 रिपीट हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। 11 में डेटा के ऑब्जर्व पॉइंट कितने हैं? 90। व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा, आपने रेंज कंप्यूट करना है। साइज ऑफ ईच क्लास इज 10, एच दिया। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है टोटल, एच, एच का फॉर्मूला क्या होता है? साइज ऑफ क्लास, साइज ऑफ क्लास होता है जिसको हम एच कहते हैं। एच का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लास, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ क्लासेस का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज divided by 1 plus 3.322 log of, ठीक है, ये अब हमारा। तो इस फार्मूले में वैल्यू करके आपने रेंज को कंप्यूट करना है। तो एच तो हो गया, रेंज आपने कंप्यूट करना है। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो गई, इसको अब आप सॉल्व कर लें। लॉग 90 हो गया, ठीक है जी। लॉग 90 निकालें। ओके जी, लॉग 90 मल्टीप्लाई बाय 3.322 और प्लस 1, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। 7.4 है, ठीक है, 7.49 है, पॉइंट के बाद 4 आ रहा है, तो ये 7 ले लेंगे हम। तो रेंज क्या आ जाएगा आपके पास? 10 इंटू 7, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन होगी इसका।
सी, 11 का ऑप्शन सी। अब देख सकते हैं इसमें कितने आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी तरह के आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी। Find y dash where y is equal to e की power u. If u is equal to f of g is equal to 20g minus 2, g minus 2 at g is equal to 10. इसका क्या मतलब है? g को पहले आप पुट कर दें इसमें, u की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200 माइनस 2, ये हो जाएगा 90, 198। इस u को उठा के यहाँ पे पुट कर दें। Now this is a constant function. Constant function का डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा नन। क्वेश्चन 3 देखिए। फाइंड y डबल डैश वेयर y इज फंक्शन दिया हुआ है और x भी दिया हुआ है। y फंक्शन दिया 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10 और x दिया हुआ है 3u माइनस 5 और उसने क्या पूछा आपसे? y डबल डैश। पहले तो x को पुट कर दें इसमें y के अंदर, 3u माइनस 5 का क्यूब 2 3u माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, मैंने ये x को यहाँ पे पुट कर x के लिए पुट कर दी। अब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसकी पावर नीचे उतारेंगे, u माइनस 5 लिखेंगे, इसकी पावर से 1 माइनस करेंगे, u माइनस 5 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसकी पावर नीचे उतारेंगे 4 3u माइनस 5, 3 माइनस 5 का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, 3 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा। y डबल डैश 9 टू 18 u माइनस 5 4 3 12, इसका डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा। आप ऑप्शन देख लें y डबल डैश में क्या आ रहा है? 18 u माइनस 18 5 गलती हो गई, अच्छा मैं चेक करता हूँ। 3x क्यूब 3x क्यूब 3u माइनस 5, अच्छा यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, 9 3 हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा 27। तो दैट इज y डैश आपका हो गया
27, 3u, 3u माइनस 5 हो गया, रेज टू द पावर 2 हो गया, 4 3 12 हो गया, 3u माइनस 5 हो गया। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब लेते हैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा आपके पास y डबल डैश, पावर को फिनिश उतारेंगे, 3u माइनस 5 लिखकर ब्रैकेट का लेंगे डेरिवेटिव, माइनस 12 लिखकर ब्रैकेट का लेंगे डेरिवेटिव, 54 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये आंसर आ रहा है y डबल डैश। अगर हम कोई मिस्टेक करें इसको दोबारा देख सकते हैं, 3u माइनस 5, 3u माइनस 5 10। जब हम इसका फर्स्ट ऑर्डर लेंगे पावर को नीचे उतारेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3u माइनस 5 का स्क्वायर लिखकर उसके ब्रैकेट का लेंगे डेरिवेटिव, इसके ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 9 3 का हो जाएगा 27। फिर हम लेंगे 2 पावर को नीचे उतारेंगे और 3u माइनस 5 का ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेंगे, वो 3 आ जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा। ओके जी, अब हम जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 54 इंटू 3